So, hi, hello, good morning, everyone. Just let me just clear it, my voice and the screen is visible to you. सो आज है आपका वेडनेसडे और हमारी जो क्लास है वो आपकी 10 AM पे क्लास होती है। मंडे टू थर्सडे क्लास होती है, ऐप पे क्लास चलती है। ठीक है। सो once again, I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science mentor. Welcome you all in my class. In today's class, we will cover our rest of the parts, food service and management. Just let me wait for the students to join in. ओके। सो फूड सर्विस मैनेजमेंट वाला हम लोग पार्ट करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, यानी कि जितना कल हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे का पार्ट हम लोग है आज कवर करेंगे। कल हमने जो स्टडी कर ली थी वो स्टडी कर लिया था कि आपका फूड सर्विस किस तरीके से प्लान की जाती है, आपका प्रोस्पेक्टर किस तरीके से बनाया जाता है, आफ्टर दैट कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। दिस एवरीथिंग वी डिस्कस्ड टुमारो yesterday. Okay, but before starting the class, for those who are new, I am just sharing some information to you all. You can join WhatsApp group and Instagram channel of Fill Form to get all UGC NET updates, and you can purchase your December new batch is started where you get your paper 1 only on in 1999 and paper 2 in 1999. And if you want to purchase both papers, so the amount is 2999. In this batch you will get notes PDF, live classes, 10,000 MCQs and every notes of each and every topic of your सिलेबस। तो अभी तक जिस जिसने फिलअप फॉर्म को डाउनलोड नहीं किया है जाके डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और अपने कोर्स को परचेज कर लो, जहाँ पे आप किसी भी पेपर 2 का, हमारे पास में 12 पेपर 2 कोर्सेज हैं जहाँ पे मैं मेरी जो क्लास होती है वो आपकी होम साइंस की क्लास होती है। साथ ही साथ आप अपनी पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी तक मैंने अगर प्रीवियसली जो स्टूडेंट से मैंने जो फीडबैक लिया है, गुड मॉर्निंग राखी जी, तो उनसे मैंने हमेशा यही फीडबैक लिया है कि मैम या तो उनका पेपर 2 अच्छा रहेगा या पेपर 1 अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक ही कोर्स को परचेज करते हैं। लेकिन जब आप दोनों पेपर की इक्वली आप प्रिपरेशन करोगे ना, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी, दोनों को आप इक्वली प्रिपेयर करके चलोगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। हम लोग करते क्या है कि या तो पेपर 2 पे ज्यादा फोकस देते हैं या पेपर 1 पे ज्यादा फोकस देते हैं, दोनों पेपर को एक साथ लेके चलना ये तो भूल ही जाते हैं। हाँ, तो जस्ट मेक श्योर इट देन यू प्रैक्टिस योर बोथ पेपर्स, क्योंकि जितना आपका पेपर 1 स्कोरिंग है उतना ही आपका पेपर 2 भी आपको स्कोरिंग में हेल्प करता है। जैसे सपोज करो आपके पेपर 2 में मार्क्स आ रहे हैं 150, बट वहीं आपको पेपर 1 में मार्क्स लाने होंगे 50, तो एवा बहुत कम बोल रही हूँ, 70 के अराउंड तो आपको मार्क्स लेके ही आने होंगे। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 70 मार्क्स लाने होंगे। और पेपर 2 आपका 200 का होता है, जहाँ मिनिमम आपको 150 तो लाने ही होंगे इफ यू वांट टू क्लियर JRF। ऑल राइट। तो चलिए, कल हमने, और आप कोर्स परचेज करने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप कोई सा भी फिलअप फॉर्म कोर्स परचेज करो। कैसी चल रही है स्टडी राखी जी? कैसा रहा आपका पेपर?
किसका पेपर था भाई आपका? ओके, कल है एग्जाम। अरे यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाना, सिंपल कुछ मत करना। यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पे जाना और सबसे नीचे आप जैसे ही जाओगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ होगा नेशनल टेस्ट अभ्यास। बस उस पे क्लिक कर देना, आपको अपने आप मिल जाएगा। सबसे नीचे जाओगे ना, यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है उस पे जैसे ही सबसे नीचे जाओगे, एकदम सबसे नीचे वो लिखा हुआ है, बस उसी पे क्लिक कर देना, वहीं आपको मिल जाएगा। ओके। आज भाई मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, तो प्लीज ज्यादा मुझे तंग मत करना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अगर मेरी आवाज वगैरह कम तो नहीं आ रही है, ये बता दो। देखो, स्टडी का मैंने आपको प्लान बताया है। सबसे पहली चीज तो अपने माइंड से ना टेंशन को हटा दो। जितना भी स्ट्रेस और टेंशन हो रही है ना, उस सब चीज को हटा दो। क्योंकि मैं ये जानती हूँ, एक चीज आप ध्यान रखो, आप अपने ये अभी एग्जाम दे रहे हो ना, इससे आपका पेपर 2 वीक क्यों है? अच्छा बताओ, आपको किस वाले पोर्शन में दिक्कत आती है आज, यही बताओ मुझे, मैं पढ़ाऊँ तो आपको बाद में बताती है, ये बताइए आप। आप राखी जी एमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो? क्योंकि देखो, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे नहीं कुछ पता चलेगा। आंसर की भी। गुड मॉर्निंग रेशु। वो तो है, बट मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है कि आपको, आप एमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, ये मुझे बताओ। और फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? तक आप ये नोट डाउन करो भाई। आपके फ्रेंड्स भी हैं अब तक यहाँ पे। रेशु जी, जरा राखी जी की हेल्प करो, ये क्या पूछ रही हैं? देखो, कल हमने ये वाला पार्ट कर लिया था। वाओ राखी, तुमने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि राखी होम साइंस से कर रही हैं। हमें तो लगा था कि शायद राखी इकोनॉमिक्स से कर रही हैं, है ना? ओके। सब्जेक्ट कौन किस किस का एग्जाम देने वाली हो अभी? क्या क्या सब्जेक्ट है? आप लिख दो, जो भी है मैं रीड आउट कर लूंगी, ठीक है?
अरे बाबा, होम साइंस का तो एग्जाम है, वो मुझे भी पता है, मैम ने भी होम साइंस ही पढ़ी है। मैम भी होम साइंस की स्टूडेंट रह चुकी है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का जो होने वाला है एग्जाम, तो वहां पे किस किस सब्जेक्ट का होगा? आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे ना, तो कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका, मैं ये पूछ रही हूँ बच्चा। अब तो देखो, आपकी फ्रेंड भी है, ये भी आपसे पूछ रही है, आप इनको भी बता दो। ओके। तो कल हमने ना ये वाला पार्ट अपना कवर कर लिया था, कि जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हैं। फिर जो रॉ मटेरियल हमने ऑर्डर किया होता है उसकी रिसीविंग लेते हैं। फिर रिसीविंग आने के बाद में हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं, वह जितना हमें नीड होती है उतना कंज्यूम करते हैं। सिर्फ एक ही पेपर का है क्या? राखी, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो आप, बहुत ज्यादा। राखी, अब तो रेशु भी हैं, वो आपकी हेल्प कर रही हैं। ओके। देखो भाई, मैं तुम्हें अब बताऊं, राखी तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हारे पास में क्या क्या होगा, मैं सब्जेक्ट बता रही हूँ। फोर्थ सेमेस्टर है ना तुम्हारा, तो तुम्हारे पास देखो, एक एचएम वाला पार्ट होगा, एक सीडी वाला पार्ट होगा, एक फूड वाला पार्ट होगा, एक टेक्सटाइल वाला पार्ट होगा, एक एक्सटेंशन एजुकेशन होगा। राइट। हाँ। एक काम करती हूँ, मैं कल तुम्हारा एग्जाम है ना? नहीं है। मैं कल की जो मेरी क्लास रहेगी ना, आज की क्लास तो तुम लोग होने नहीं दे रहे हो। कल की जो मेरी क्लास रहने वाली है ना, कल की मैं क्लास लूंगी तुम्हारी डाउट सेशन। डाउट सेशन मेरी कल की क्लास रहने वाली है, तो अपना जो भी दिक्कत आ रही है ना आपको रिगार्डिंग पेपर 2, ठीक है, जो कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ पूछना है, कल अपने सारे सवाल तैयार रखना। मैं कल सब तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी, मैं कल पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है? जितने भी आपको डाउट है रिगार्डिंग होम साइंस पेपर 2, वो सारे सवालों के जवाब मैं कल दूंगी। अच्छा है ना? अब मुझे ये बताओ, टेलीग्राम चैनल किस किसने ज्वाइन किया हुआ है? ओके। टेलीग्राम चैनल किस किसने ज्वाइन किया हुआ है? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना परचेजिंग वाला पार्ट। परचेजिंग में क्या होता है? परचेजिंग सिंपली मतलब होता है कि आप पैसा देके कोई भी फूड आइटम एक्सचेंज लेते हो मार्केट से, वो आपका परचेजिंग होता है ना? यानी कि धन के बदले में किसी भी सामान को लेना, वो आपका परचेजिंग कहलाता है, क्रय कहलाता है ना? हाँ। यस, एग्जैक्टली। जहाँ पे क्या है, परचेसिंग में क्या है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो वहां पे क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल।
ये देखो यहाँ इससे पता चलता है कि कितनी परफेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो परचेजिंग सिंपली आदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय होता है, जहाँ पे आप धन के बदले किसी भी सामान को लेते हो, जो आप जिससे कि आपको लाभ मिलता है, वो आपका परचेजिंग कहलाता है। ठीक है। लेन देन, यस। अब मुझे ये बताओ कि टेलीग्राम चैनल किस किसने ज्वाइन किया है भाई। टेलीग्राम चैनल का जो आपका हैंडल है वो है होम साइंस, यूजीसी नेट, फिला फॉर्म। किस किसने ज्वाइन किया हुआ है। क्यों ज्वाइन नहीं हो पाया। जाके चलो अभी सर्च करो उस पर, टेलीग्राम पे डालो ये और ज्वाइन करो अभी। ठीक है। तो परचेजिंग में क्या होता है कि हम परचेजिंग किसकी बात कर रहे हैं कल। ओके ओके रेशु, ओके। मुझे मैसेज दिखना चाहिए वहां पे तुम्हारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, जो भी हमें मेन्यू प्रिपेयर करना है उसके लिए हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके हम परचेजिंग करते हैं। अब परचेजिंग ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी सामान खरीद लिया, नो। परचेजिंग हम किस चीज की करते हैं, द फूड वी वांट, यानी कि जो फूड हमें चाहिए वो परचेज करते हैं, जिसकी हमें मतलब यहाँ नीड ही आ जाएगा तुम्हारा, है ना। नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी किसमें, परचेजिंग में। एंड सेकंड थिंग क्या रहती है आपकी, कि आपको फूड किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट भी परचेज करते हो। यानी कि सिंपल सी अगर हम मैं एक बात कहूँ, तो परचेजिंग हम लोग उस सामान की करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है और जो हमारे फूड प्रिपरेशन में हमारी मदद करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फूड परचेज करने जा रहे हैं ना, एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर फूड इन अ मार्केट। यानी कि परचेजिंग क्या है कि हम पैसे के बदले में भोजन लेते हैं मार्केट से, वो हमारा परचेजिंग कहलाता है। और फूड भी हम लोग ऐसा परचेज करते हैं जिसकी हमें नीड होती है, जो हमें फूड प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होता है। ऑलराइट, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ एक यहाँ पे सिंपल सी लाइन इसीलिए लिखी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ना ये टर्म याद होने चाहिए, ये जितने भी ये टर्म है ना। क्योंकि एग्जाम में जो आपसे पूछ लिया जाता है ना, वो यही पूछ लिया जाता है कि प्रोसमेंट क्या होता है। तो प्रोसमेंट से कोई भी घबराना मत। प्रोसमेंट का मतलब वो होता है जहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल में आपके पास में जो फूड अवेलेबल होता है ना, वो आपका प्रोसमेंट होता है। ऑलराइट, जहाँ पे आप अपने फूड को ऑर्डर करते हो फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो आपका प्रोसमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। ऑलराइट, तो जहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है, हम क्या करते हैं कि परचेजिंग करते हैं, मार्केट से जाके रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, है ना, ताकि हमें जो फूड जो डिश बनानी है, जो प्रिपेयर करनी है, उसकी प्रिपरेशन कर सकें, हम उसको बना सकें। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसमेंट। प्रोसमेंट का प्रोसेस किस तरीके से पूरा होता है। सबसे पहले हमारी, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, सपोज कर लो कि आप गृहिणी हो, है ना, और आपको बनाना है, कोई भी फूड बनाना है यार। आजकल
ये समझो कि मार्केट में सब्जियों के दाम तो आप लोग देख रहे हो कितना आसमान छू रहे हैं, है ना? उनके भी भाव बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, राइट? तो अब वहाँ पे आप क्या करोगे कि अरे मुझे बरसात का मौसम हो रहा है, मैं मार्केट से कोई सब्जियाँ परचेज़ नहीं करके लेके आ रही हूँ, मेरे पास में जो है, जो बिना हरी सब्जियों के जो खाना बन सकता है मैं वो खाना बनाऊँगी। तो मान लो कि आपका मन है कि राजमा चावल बनाने का, राजमा चावल अब आपकी किचन में है नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, डिमांड फ्रॉम द किचन, यानी कि आपकी किचन से क्या डिमांड आई कि आपको राजमा चावल बनाने हैं, बट आपके पास में राजमा ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन और मटेरियल फॉर द सप्लायर, यानी कि आपकी जो आपकी छोटी मोटी किचन नहीं है, आपकी किचन ऐसी है जहाँ पे आप सप्लाई भी करते हो लोगों को, सप्लाई इन द सेंस कि आप खाना बना के लोगों को भेजते भी हो, है ना? लेकिन आप टिफिन सर्विस करते हो, ये सपोज करके चलो। तो टिफिन सर्विस अब आप करते हो, तो उसमें आप क्या करोगे कि वहां पे आपको, आपने किचन में देखा कि आपकी किचन में तो राजमा नहीं है बिल्कुल भी, तो अब आप क्या करोगे, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाओगे कि आपको राजमा चाहिए और कितना चाहिए, ये भी लिखोगे, हाउ मच यू नीड, कितना चाहिए ये चाहिए, और कितने रुपए वाला चाहिए, वो सारी चीज भी आप लिखोगे, अपना बजट लिखोगे कि आपका बजट कितना है, उसके अंदर अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो गया। ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद में आप ऑर्डर कर दोगे। ऑर्डर करने के बाद में क्या होता है कि आप रिसीविंग करते हो, है ना? आपका ऑर्डर आ जाता है, रिसीविंग करने के बाद में क्या है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो चीज आपने मंगाई थी वही चीज आई है या फिर कुछ और आया है। इंस्पेक्शन होने के बाद में क्या है, आप उसको पैसे पकड़ा देते हो, और पैसे पकड़ाने के बदले आपको इनवॉइस मिल जाता है। इनवॉइस इन द सेंस आपको बिल मिल जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, कि आपने कितना पे किया, रिटर्न में आपको क्या मिला, कहाँ से ऑर्डर किया गया है, किसने डिलीवर किया है, किसके यहाँ से आपका फूड आया है, ये सारी चीजें समझ रहे हो? वो आपका इनवॉइस या फिर रिसिप्ट आपको जो मिलती है आफ्टर बिलिंग मिलती है, बिलिंग से पहले आपको रिसिप्ट और इनवॉइस नहीं मिलेगा। ये इतना प्रोसेस समझ में आया? ये किसके प्रोसमेंट के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को भूलना मत, है ना? सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कि हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या किया, या तो हम मार्केट से परचेज करते हैं, मार्केट से भी परचेज करने के लिए जाएंगे तो वहां पे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, कि हमने पहले किचन में देखा कि हमारे पास में कौन सा फूड अवेलेबल नहीं है। देखा, हम मुझे राजमा बनाना है क्योंकि मार्केट में जो सब्जियां हैं वो बहुत ज्यादा महंगी चल रही हैं, है ना? तो मैंने देखा कि मेरे पास तो राजमा है ही नहीं है, तो वो मुझे मार्केट से लाना होगा। तो मैंने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई कि मुझे राजमा चाहिए, कितना किलो चाहिए राजमा वो भी मैंने बताया, और कितने रुपए वाला चाहिए वो मैंने बनाया। ठीक है, ये सब लिखने के बाद में मेरा ऑर्डर प्रिपेयर हो गया। ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद में मैंने ऑर्डर कर दिया। मेरा मन नहीं है कि मैं मार्केट जाऊं, या फिर मैं जिस ऑफलाइन शॉप से मैं मंगाती हूँ, मैंने उन शॉप वाले भैया पे फोन किया कि भैया मुझे ना इतना इतना मैंने ऑर्डर दे दिया है, मैं आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, आप मुझे ऑर्डर भिजवा दीजिए मेरे घर पे, मैं शॉप पे नहीं आ सकती हूँ। तो वहां पे क्या है, मैंने उनको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में वो मेरे घर पे ऑर्डर देने के लिए आ गए, जो मैंने मंगाया वो मेरे घर देने आ गए, मैंने रिसीव कर लिया। रिसीविंग के दौरान ही मैं उसको इंस्पेक्शन करती हूँ। इंस्पेक्शन यानी कि, इंस्पेक्शन यानी कि देखना, चेक करना कि जो चीज मैंने मंगाई है क्या वही चीज आई है। अगर वही चीज है तो मैं उसको रखूंगी, तो मैं उसे पैसे दूंगी। लेकिन अगर वो कुछ गलत चीज ले आए तो मैं उसको पैसे ही नहीं दूंगी, फिर मैं वापस कर दूंगी। तो मैंने चेक किया, ठीक है, जो मैंने मंगाया था वही था। उसके बाद में मैंने उसको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में क्या है, वो मुझे बिल पकड़ा देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका किसमें, प्रोसमेंट में। सिंपल सा प्रोसेस है यार, ये तो आप डे टू डे लाइफ में करते हो इस प्रोसेस को, तो है ना? कितना सिंपल था ना ये। तो बस यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो आपका रहता है मार्केट, इसमें मार्केट भी आ जाता है, यानी कि आप खरीदारी जो कर सकते हो मार्केट से कर सकते हो। मीडियम थ्रो विच गुड्स आर रीलोकेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्रोसीजर एरिया प्रोडक्शन टू द कस्टमर। यानी कि मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपके
जो भी आपको खाना बनाना है वहां पे आपका फूड पहुंचाया जाता है ना। सपोज करो अभी मेरे पास में एक कोई थोक लोकल मार्केट है, उस लोकल मार्केट में कोई सी एक ही चीज की ज्यादातर बिक्री होती है। मैंने वहां पे ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कहीं और भेज देगा, वो भेजेगा तो मेरी ही जगह पे ना। या फिर मैं उससे कह दूं कि आप मेरे घर पे मत लेके आना, जहाँ पे मेरा फूड प्रिपेयर होता है वहां पे इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो वो वहां लेके जाएगा। और मैं कौन हो गई उसकी, शॉपकीपर की कस्टमर हो गई। तो मार्केट क्या होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जहां से हम अपने फूड को परचेज करते हैं एज अ कस्टमर। समझ रहे हो। यहाँ पे कस्टमर को एक शब्द और आता है बिड। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बिड माने आपका उपभोक्ता होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका कंपटीशन रहता है, यानी कि आपको एक से एक बढ़ के उपभोक्ता मिलेंगे, डिमांड जो रहती है। ठीक है जी। आज कृपया करके थोड़ी मुझ पे रहम कर लो, मेरी थोड़ा हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, तो जरा रेस्पॉन्स कर दिया करो, आज मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं राखी जी, कल क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे तो। मैं तो कल आपके लिए एक सेशन रखने वाली थी, अच्छा हुआ कि आपने बता दिया मुझे। चलो मैं आज ही लास्ट में कर लूंगी, थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो लास्ट की क्लास में मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो आप परचेजिंग, अच्छा मुझे बताओ, आप मार्केट जाते हो किस किस तरीके से परचेजिंग करते हो। एक तो आप परचेजिंग करते हो बार्गेनिंग करके, है ना। यार को कौन सा डे है उस दिन, आज 2 तारीख। ओके, मैं 4 तारीख को डाउट सेशन रख दूंगी। यूट्यूब पे क्लास होगी वो लेकिन आपकी। जिसको हम क्या है, एक कहते हैं नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बाइंग, है ना। नेगोशिएशन बाइंग कहते हैं जहाँ पे हम क्या है कि जो वो शॉपकीपर हमें जो प्राइस बताता है, उस प्राइस से हम लोग कम कराते हैं। जो प्राइस शॉपकीपर ने हमें बताया है उस प्राइस को भी हम लोग कम करा देते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें ना ये परचेजिंग के कुछ पार्ट्स हैं, मैं वो पढ़ाऊंगी तुम्हें, किसी एक स्पेसिफिक क्लास ले लूंगी। हाँ, कल के पेपर में है उनका ध्यान। ऑब्वियसली यार, होता है, थोड़ा डर रहता है।
तुम अभी पता रेशु जी, अभी आप उनको समझ नहीं पाओगी, वो हमेशा से ऐसी हैं, थोड़ी चंचल। वो एक जगह टिक के नहीं रह पाती हैं, उनको चंचल रहना पसंद है, कभी यहाँ कभी वहां, चुलबुली है वो थोड़ा। यस एग्जैक्टली, हम सब लोग हैं भाई, सब एक दूसरे के साथ हैं। फिर क्या करते हैं, हम मार्केट से जाके रिसीविंग करते हैं। रिसीविंग यार हमने पढ़ लिया है कि हैंडलिंग एट आइटम ऑफ डिलीवरी रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। यानी कि रिसीविंग में क्या किया जाता है कि जब तक हमें वो जो हमारा ऑर्डर है वो हमें रिसीव ना हो जाए, तब तक जिसने जो हमें ऑर्डर भेजा है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हैंडल करना। हैंडलिंग आप मुझसे पूछ रहे थे ना, हैंडलिंग का मतलब होता है कि उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्क्रैच ना आए, प्रकार की कोई खराबी ना आए, जैसा ऑर्डर है आपके पास में सही सलामत पहुंच जाए, है ना, कुछ भी दिक्कत ना हो, कि फट ना जाए, बेकार ना हो जाए, आपके पास में एक अच्छी क्वालिटी में पहुंचे। द क्वालिटी ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट इज चेक विद द स्पेसिफिकेशन गिवन टू द सप्लायर। और जो आपका सप्लायर होता है उसने आपको पूरा इंश्योर किया होता है ना कि हाँ आप हमारे यहाँ से माल ले लीजिए, हम आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता का माल भेजेंगे, हमारे यहाँ पे रेट भी आपको जेन्युइन मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी चेक कर लेना, हमारे जैसे प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ जो सामान मिल रहा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा करते नहीं करते हैं जब आप कहीं सामान खरीदने जाते हो तो वहां पे जब रिसीविंग के दौरान आप जो भी आपने सामान मंगाया होता है आप उसकी क्वालिटी भी चेक करते हो, क्या जैसा उन्होंने कहा था वैसी ही क्वालिटी हमें मिली भी है या नहीं मिली है। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कुछ भी करते हो तो उसमें स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, कि अगर आप कुछ कपड़े खरीद रहे हो, है ना, तो देखा मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ, मिलावट भी कर देते हैं इसीलिए। तो क्या है, स्पेसिफिकेशन भी लिखे होते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिटीज हैं, है ना। अगर जैसे कपड़ा खरीद रहे हो तो कपड़े की क्वालिटी रहेंगी, फूड खरीद रहे हो तो फूड की क्वालिटी रहेंगी कि ये फ्रेश क्वांटिटी का, फ्रेश क्वालिटी का है, इसमें नो अडल्ट्रेशन है, कोई भी मिलावट नहीं है। तो एंड लास्ट जब आपके पास में ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, तब आप क्या करोगे, ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन उसमें दी गई थी ना, आप उन सबको चेकआउट करते हो, रीचेक करते हो कि क्या ये जो सप्लायर के द्वारा ये बातें कही गई हैं क्या वो इसमें मुझे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर आपको मिलती हैं तो आप क्या है उसको रखते हो, अदरवाइज आप उसको रिटर्न कर देते हो, फिर आप उससे माल ही नहीं परचेज करते हो। ऐसा ही होता है ना। और रिसीविंग करने से पहले ना आपको कुछ प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस याद रखने चाहिए, जैसे कि एक प्रोसेस होता है रिसीविंग का, है ना। यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी, एक चीज और याद रखना, आप जो भी सामान मंगाओगे ना एक ह्यूज अमाउंट में मंगाओगे। लिंक मत तोड़ा करो, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में हम लोग क्यों मंगाएंगे, क्योंकि हमारा जो जो भी हम फूड मंगा रहे हैं वो हमारा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हमारी फैक्ट्री है जहाँ के लिए हम मंगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पर्सनली खुद के लिए मंगा रहे हैं, पर्सनली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जब हम रिसीविंग करेंगे सबसे पहली चीज तो हमारे पास कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने मंगाया है सारे इंग्रेडिएंट की कॉपी होनी चाहिए, जितने भी हमने आइटम मंगाए हैं वो कॉपी चेक की हुई होनी चाहिए, जो सप्लायर है उसके साइन होने चाहिए, और जब आप रिसीव कर लो तो आपके भी उस पर साइन होनी चाहिए, यानी कि डबल कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी आपके पास रहे और एक कॉपी सप्लायर के पास रहे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको फिर से ऑर्डर करना हो तो वो आप इजीली कर पाओ, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया है आप उसका वेट चेक कर लो, कि जितना वेट आपने मंगाया था, जितनी क्वांटिटी आपने मंगाई थी उतनी क्वांटिटी है या नहीं है। सपोज करो कि आपने एक
1 कुंटल चावल मंगाए थे, तो 1 कुंटल चावल वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि वेट कम रह गया हो, वॉल्यूम कम रह गई हो। ये सारी चीजें चेक करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्यों? क्योंकि पे तो आपको ही करना है। ठीक है। और एक चीज क्या चेक करी थी हमने कि कहीं हमारी क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं है। और क्या क्या चेक करते हो आप लोग जब कोई भी प्रोडक्ट है वो आप रिसीव करते हो, और क्या चेक करते हो? बताइए। और क्या क्या चेक किया जाता है? तो यानी कि जितनी भी प्रोसेस एक ये कुछ फॉलो करते हैं, जहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट चेक करने होते हैं, वेट चेक करना होता है, कोई डैमेज तो नहीं है ये चेक करना होता है, और कॉपी साइन है या नहीं है ये चेक करना होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। टेस्ट भी एमआरपी क्या है एग्जैक्टली, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइस चेक करते हो आप। और यानी कि समझ गए ना कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। SIS मार्क्स चेक करते हैं एग्जैक्टली। ये स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या है ना। तो ये रिसीविंग के दौरान आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट रिसीव करो तो एक अवेयरनेस के साथ में रिसीव करो। जितनी अवेयरनेस के साथ में आपने ऑर्डर किया था उतनी ही अवेयरनेस के साथ में रिसीव भी करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई गलत इंग्रेडिएंट आपको पहुंचा दिए हों। क्वांटिटी एक तरीके से कि जितना आपने मंगाया है क्या उतना ही आपको सामान दिया गया है। जैसे सपोज करो मुझे नीड थी 50 kg की, 50 kg राइस थे, तो क्या उसमें 50 kg चावल है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने 25 किलो तो चावल भेज दिए और बाकी के उसमें ईंट कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें उसने डाल के भेज दी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो वो सारी चीजें चेक करना कि जैसा आपने मंगाया था वो चीज है या नहीं है। समझ गए ना। तो सबसे अभी मैं ये पूरा रैपअप और बताऊंगी। फिर होता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि स्टोरेज की एक खासियत होती है कि आप रोटेट फूड सप्लाई यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है, कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है, देखो जो आपकी क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ठीक है। और क्वांटिटी मतलब मात्रा। ये आपकी केजी में होती है। और क्वालिटी को आप सिर्फ चेक कर सकते हो। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चेक करते हो। गुणवत्ता तो आप देखोगे कि वो साफ सुथरा है या नहीं है, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, स्वाद में कैसा है, दिखने में अच्छा है या नहीं, वो तो आपकी गुणवत्ता हो। या क्वांटिटी सिंपली क्या होती है कि जितनी आप उसको मेजर कर पाओ। क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्वालिटी को सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप अपने सेंसेस के द्वारा उसको आप मेजर करके एक बार बता देते हो। बट क्वांटिटी है उसको आप मेजर कर सकते हो इजीली। फिर होता है आपका स्टोरेज। अब आपने जो सामान रिसीव कर लिया अब आप उसको कहीं रखोगे भी तो ना। ऐसा तो नहीं है कि इतना सारा आपने सामान मंगाया और इतना सारा सामान आप एक बार में बना लोगे। नहीं, आप उसको स्टोर करके रखते हो ना। तो स्टोर में जो आपका रहता है ना प्रोसीजर, वो एक रूल रहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सबसे पहले जो सामान रखा गया है, जो सबसे पहले सामान है वही सामान सबसे पहले यूज भी किया जाएगा। ये रूल रहता है, जिससे कि क्या है आपका, हाँ, 5 सेंसेस होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि मैंने राइस मंगाए हैं और मेरे पास में कुछ राइस पहले से ही पड़े थे।
ठीक है, कुछ राइस मेरे पास पहले से ही पड़े थे, तो और मैंने फिर से और राइस मंगा लिए। तो जो राइस मेरे पास पहले से थे ना, मैं पहले उनको खत्म करूंगी, एंड देन जो मैंने बाद में मंगाए हैं उनको मैं यूज करूंगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल समझ रहे हो, कि जो चीज पहले आई है वही चीज आप पहले निकालोगे भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मन आया कि पहले के चावल तो पड़े हुए हैं, आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हो, जो नए आए हैं मैं तो उनको यूज करूंगी। नहीं, इससे क्या होगा, अगर आप ये वाला रूल फॉलो करोगे तो इससे जो आपका जो वेस्टेज है ना वो वेस्टेज नहीं होगा, स्पॉइलेज है वो स्पॉइलेज नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो। और स्टोरेज को सबसे ज्यादा क्लीन और मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप स्टोर को क्लीन नहीं रखोगे तो वहां पे जितना भी आपका फूड है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, गोदाम, है ना, तो वो क्लीन रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सारे गोदाम में ही रखे रहते हैं। अगर गंदे तरीके से रखे रहेंगे तो वहां हो सकता है कि बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, कीड़े मकोड़े आ जाए, चूहे आ जाए, तो जिस वजह से क्या है कि आपका नुकसान भी हो सकता है। जो आपने इतनी मेहनत करके इतने पैसे देके जो सामान मंगाया था वो एक सेकंड में आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपके गोदाम की साफ सफाई और मेंटेनेंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर कोई गोदाम में ट्रांसपोर्ट जा रहा है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसके जाने के बाद में आपकी क्लीनिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है वो अप्रोप्रिएट रहे। गोदाम देखो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉट, एक होता है ड्राई स्टोरेज, और एक होता है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है, जहां पे आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जहां पे आप कुछ भी ऐसा नहीं रखते हो जिसमें एक तरीके से मॉइस्चर कंटेंट हो, जहां पे पानी हो, आप ऐसा कुछ भी ड्राई स्टोरेज में नहीं रखते हो। ड्राई स्टोरेज में आप वही चीजें रखते हो जो चीजें पानी से खराब होने की संभावनाएं रहती है, उन चीजों को आप ड्राई जगह पर रखते हो, सूखी जगहों पर रखते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं नट्स की बात करूं, तो नट्स को ऐसा तो नहीं ना कि आप कोल्ड स्टोरेज में जाके रखोगे, नहीं। जो चीजें गर्मी से खराब नहीं हो सकती हैं आप उन सभी चीजों को आप ड्राई स्टोरेज में रखते हो, और जो चीजें गर्मी से खराब होने की संभावना रहती है उन सभी चीजों को आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। एक और होता है कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ होता है आपका फ्रीज स्टोरेज। फ्रीज स्टोरेज में क्या होता है, जो आपका एकदम चिल्ड रहता है ना, जो एकदम चिल्ड रहता है, जहां पे जैसे कि सपोज करो आपके पास में फ्रोजन पी है ना, यानी कि जो सफल मटर आप जिसके नाम से जानते हो, वो मटर आपके पास में, तो आप उनको एकदम फ्रीज करके रखते हो ना। कोल्ड स्टोरेज में तो क्या गया, जैसे कि आपको पोटैटो रखना है ना, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स रखनी है, जो चीजें अगर आप उनको बाहर रखोगे, ड्राई प्लेस में रखोगे तो वो मुरझा जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि टेम्परेचर को थोड़ा लोअर डाउन कर दिया जाए। अब टेम्परेचर की बात आई है तो मैम टेम्परेचर क्या रहना चाहिए इनका, तो टेम्परेचर देखो इनका जो रहता है, मैं भी बता रही हूँ। 15 से 21 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, 15 से 21 डिग्री आपका टेम्परेचर रहना चाहिए ड्राई स्टोरेज का। वहीं पे अगर मैं कोल्ड स्टोरेज के टेम्परेचर की बात करूँ ना, तो आपका ये भी 15 डिग्री रहता है सेल्सियस, है ना। और फ्रीज स्टोरेज का आपका जो रहता है वो रहता है आपका -6 से -25 डिग्री सेल्सियस।
समझ रहे हो? देखो, स्टोरेज होता है जो कि आपका पूरा साफ रहना चाहिए, और जो आपका फूड है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके का रहेगा। ड्राई स्टोरेज का टेम्परेचर आपका रहता है 15 से 21 डिग्री, वहीं कोल्ड स्टोरेज का भी डिग्री सेल्सियस रहता है, और फ्रीज स्टोरेज का -डिग्री में रहता है। लेकिन वहीं अगर ये 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया ना, ये वाला ड्राई स्टोरेज का, अगर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया तो खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। ओके, तो ये कुछ गाइडेंस होती हैं जो आपको स्टोरेज के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। ये हिंदी वाले बालक पढ़ लेना भाई। 3 तरीके के और होते हैं। एक होता है आपका ड्राई स्टोरेज, जिसका टेम्परेचर आपका रहता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है आपका कोल्ड स्टोरेज, 15 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है आपका फ्रीज स्टोरेज, जहाँ पे आपका -6 से -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। फिर होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल एंश्योर दैट स्टॉक्स आर नॉट ओवर और अंडर स्टॉक्स, मेंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फूड सर्विस इंस्टीट्यूट। यानी कि इन्वेंट्री का सबसे आसान मतलब है कि जो आपके पास में फूड अवेलेबल है आपके पास में, उसका स्टॉक खत्म ना होने दें, वो इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री यानी कि एक तरीके से इवेल्युएशन करना, इंस्पेक्शन करना कि कहीं आपके गोदाम में कोई सामान खत्म तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फिर से मंगाना है। तो ये मेंटेन करके रखना, नियंत्रण रखना अपने स्टॉक को। अगर खत्म हो गया है तो दोबारा से उसको मंगाओ, ताकि आपका जो भी फंक्शन है, फूड सर्विस जो इंस्टीट्यूट है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, ये होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हमने स्टेप्स हमने क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने मेन्यू प्लान किया। मेन्यू प्लान करने के बाद में हमने प्रोसमेंट किया। चलो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको। ठीक है, हमने हमने मेन्यू प्लान किया। मेन्यू प्लान करने के बाद में हमने परचेजिंग की मार्केट से। परचेजिंग करने के बाद में हमने प्रोसमेंट किया, जहाँ पे हमने देखा कि हमारी किचन में क्या सामान खत्म हो गया है। फिर उसकी हमने एक लिस्ट तैयार की, ऑर्डर बनाया, ऑर्डर किया हमने। ऑर्डर करने के बाद हमने रिसीविंग करी, देखा कि जो हमने मंगाया है वो वही आया या नहीं आया है। उसके बाद में हमने बिल दे दिया और रिसिप्ट ले ली। फिर क्या किया हमने, मार्केट से, अगर ये नहीं है तो मार्केट से भी परचेजिंग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग रिसीविंग करते हैं। रिसीविंग क्या करते हैं कि जो हमने फूड मंगाया है वो है या नहीं है, जहाँ पे हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि एक कॉपी होनी चाहिए, सप्लायर के पास में भी वो लिस्ट होनी चाहिए जो सामान हमने मंगाए थे उसकी, और हमारे पास भी लिस्ट होनी चाहिए, ताकि हम एक रीचेक कर सकें जो क्या क्या सामान आ गया है और क्या क्या सामान नहीं आया है, और कितने रुपए का आया है। ठीक है, और जितनी अमाउंट हमने मंगाई है उतनी अमाउंट आई है या नहीं आई है ना, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। और फिर सामान रिसीव करने के बाद में हम उसको जाके स्टोर में रख देते हैं। स्टोर में रखने के बाद में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो पहले सामान हमारे पास में है उसको पहले यूज़ किया जाता है, उसके बाद में दूसरे सामान को यूज़ किया जाता है। गोदाम को साफ रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो, और हमने जो भी फूड वहाँ पे रखा है वो फूड खराब ना हो। और अगर गोदाम के अंदर कोई भी व्हीकल जा रहा है तो उसके बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसकी सफाई भी करें। टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करके रखा जाता है। ड्राई स्टोरेज है तो वो टेम्परेचर 15 से 21 रहना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड स्टोरेज है तो सेल्सियस में रहना चाहिए, सेल्सियस। और अगर फ्रीज स्टोरेज है तो उसका टेम्परेचर माइनस में रहना चाहिए।
है ना। फिर उसके बाद में क्या है, हम चेक करते रहते हैं कि कहीं हमारे स्टोरेज में किसी सामान की कमी तो नहीं हो रही है। अगर कमी हो रही है तो हम उसे पहले से ही मंगा लेते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे पास में सामान हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर तो आके बैठ गया, उसको तो सपोज करो कि पाव भाजी चाहिए और हमारे पास में पाव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें पहले ही टाइम टू टाइम क्या है, नियंत्रण करते रहना चाहिए कि हमने जो चीज हमारे पास क्या खत्म हो गया और क्या अवेलेबल है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका फूड सर्विस वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्टडी कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अपने पास ना सिलेबस लेके बैठा करो और नोट्स बनाते रहा करो। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कहाँ गए सबके सब भाई। चलो भाई, फिलअप फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यूजीसी नेट वाले पे, तो वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर चाहिए तो वो आपको 2999 में मिल जाएगा, और सिर्फ सेकंड पेपर चाहिए तो 1999 में। लेकिन अगर आप कोड यूज कर लोगे तो इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। ठीक है। तो ये कोड यूज कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। अच्छी बात है, देखो साथ के साथ नोट्स बना रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ एक चीज और करते चलो कि आप रिवीजन करते जाओ। जितना आपने आज पढ़ा है ना, बस सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन होना बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स तो सब लोग बना लेते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका रिवीजन हो, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो एग्जाम में तो नोट्स नहीं काम आने वाले हैं ना, क्योंकि आपको वहां नोट्स ही नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो कोशिश करो कि आप अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करते रहो। ठीक है। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो, हाँ राखी जी आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पेपर, अब बताओ आप कि पेपर 2 में आपको क्या क्या समझ नहीं आता है। और जो कल मुझसे मॉक टेस्ट का पूछ रहे थे ना, तो मॉक टेस्ट का बच्चा, मॉक टेस्ट वहाँ पे 2 अवेलेबल हैं। आप उन मॉक टेस्ट को लगाओ। 2-3 मॉक टेस्ट है, मैंने चेक कर लिए थे। ठीक है। वो मॉक टेस्ट आपको करने हैं। और साथ ही साथ आप एक जाओगे ना, तो पेपर 2 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे एमसीक्यू लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू वाले फोल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे आपको 20 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। 20 एमसीक्यू के पीडीएफ मिल जाएंगे। उन पीडीएफ से लेके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वहां पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आंसर भी लिखा हुआ है। तो वो मॉक टेस्ट लगाओ और जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है। हाँ, तो मैंने इसकी बुक लिस्ट बता तो दी है भाई। अपने आपस में अपने फ्रेंड से पूछ लो, ये जो बाकी के फ्रेंड्स हैं। अब मैं आपके लिए, मैंने शायद से उसका स्क्रीनशॉट लेके भी ग्रुप में डाल दिया था भाई। ये कभी भी सॉल्व करो, जब आप फ्री हो तब आप सॉल्व करो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपके पास में ये कोर्स अवेलेबल है आप तब तक कभी भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं है, मॉक टेस्ट अभी 2 हैं। अभी भाई आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है भाई। अभी तो बहुत टाइम है आपके, बहुत टाइम इन द सेंस दिसंबर तो आने दो, एग्जाम तो आने दो। तब तक आपके धीरे धीरे ही कोई चीज बढ़ेगी ना। अभी दो दो मॉक टेस्ट है वहां पे, उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। और साथ के साथ जो आपके 20 एमसीक्यू के पीडीएफ हैं, तो समझ रहे हो, 20 पीडीएफ हैं आपके एमसीक्यू के। तो हर पीडीएफ में आपके कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन तो होंगे। 20 into 20 कितना हो जाएगा भाई, 400 है ना। तो 400 क्वेश्चन तो आपके पास में है या नहीं अभी तो। इनको तो सॉल्व करो पहले। इनमें से डाउट निकालो, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं।
कितना समझ आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। हाँ, मैं सब कराऊंगी, मैं यूनिट वाइज कराती हूँ। मैं जैसे जैसे आपकी यूनिट खत्म होती जाती, पहले हम सारी यूनिट कवर करेंगे, ठीक है, हर यूनिट की थ्योरी कवर करेंगे। मैं थ्योरी देखो इसीलिए करा रही हूँ। अब जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एमसीक्यू ले आई, तो एमसीक्यू में आप सही आंसर तो आप तभी लगाओगे ना जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे टिक कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग पहले सारी थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी कवर करने के बाद में, हाँ, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। फिर लगातार सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं 2021 के, 22 के, 23 के, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं एमसीक्यू भी कराती हूँ ना। ऐसे एमसीक्यू नहीं कि मैंने कहीं से भी एमसीक्यू उठा लिए, नहीं, मैं एमसीक्यू वही कराती हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं, वही सारे कराती हूँ। थैंक यू रेशु जी, बस आपकी मेहरबानी। मैं सच में चाहती हूँ कि आपका ना जेआरएफ क्लियर हो। मैं बता नहीं सकती हूँ कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर होगा ना तो मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ना एक वो चीज चाहती हूँ कि हाँ ये आकांक्षा मैम के स्टूडेंट हैं। तो आप समझ रहे हो ये वाली फीलिंग, मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स यार, मैं बस फील कर सकती हूँ उस फीलिंग को। ठीक है, तो चलो ध्यान रखना, और कल कोई भी डाउट हो तो वो डाउट ले आना। बाकी का कल हम अपना ये नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, होपफुली हो सकता है या तो कल हम लोग कुकिंग मेथड करेंगे या फिर मेन्यू करेंगे। ठीक है, अरे हो, ऐसा मैंने कब कहा, मैंने तो सबका कहा कि मुझे सबका जेआरएफ चाहिए भाई। हाँ, तब वो एक्चुअली ये जो दिसंबर जून वाला एग्जाम हुआ था ना, तो उस बीच में टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने वहां पे थ्योरी नहीं कराई थी यूट्यूब पे, मैंने सिर्फ एमसीक्यू कराए थे वहां पे, ताकि, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया था और ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन अभी क्या है, हम वहां पे अभी थ्योरी भी कर रहे हैं और एमसीक्यू भी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश होंगी, मुझसे ज्यादा खुशी शायद आपको भी नहीं होगी आपके जेआरएफ क्लियर करने से। चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, टाइम से आ जाया करो, मेहरबानी कर दिया करो मुझ पे, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। ठीक है, कल भी आपकी क्लास 10 बजे है, ऐप पे ही है, अपने आप आ जाया करो, मुझे बुलाना पड़ता है यार तुम लोगों को। और कोई भी डाउट हो पेपर पे, कल सब लोग अपने डाउट लेकर आओगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल चैनल है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म, तो ये ज्वाइन कर लेना भाई, जहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहोगे, आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। कोई बात नहीं, मत पढ़ो बुक्स, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कल मिलते हैं, कल मैं कोशिश करूंगी बहुत कम पार्ट आपके लिए रखूं, कल हम लोग डाउट थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग, एंजॉय योर स्टडी।